दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारी PS कृष्णन साहब हैं। PS कृष्णन साहब अपनी दो बातों के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ ना एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों के लिए उन्होंने IAS रहते हुए भारत सरकार के विभिन्न सचिव के पदों पर रहते हुए न केवल काम किया है, बल्कि दलित आंदोलन, जो पूरा देशव्यापी दलित आंदोलन है, इससे गहरे तौर पर परिचित हैं और उससे जुड़े हुए भी रहे। और बाबा साहब का पूरा जो आंदोलन है और उसका जो देशव्यापी प्रभाव है, उससे आप बखूबी परिचित हैं। और उसे जो बाबा साहब जो देश का सपना देखते थे, बाबा साहब भविष्य का जो सपना देश के लिए देखते थे, उस सपने के साथ 7 दशकों से लगे हुए रहे। आज हम इनसे एक विशेष चीज़ पर बात कर रहे हैं। जो हमारा उत्तर भारत है, वो केरल के दलित आंदोलन से बहुत कम परिचित है, जबकि केरल का दलित आंदोलन इस देश का बहुत ही मजबूत दलित आंदोलन रहा है। और कृष्णन साहब मूलतः केरल के रहने वाले हैं और केरल के दलित आंदोलन के बारे में जितनी विस्तार और गहराई के साथ और उसके असर के बारे में जितनी उनकी जानकारी है, देश में कुछ चंद ही लोग ऐसे हैं। मैं चाहता हूं कि PS कृष्णन साहब के मुख से ही हम लोग जानें कि केरल का दलित आंदोलन कब शुरू हुआ और इसकी क्या विशिष्टताएं रही हैं। हमारे देश में हर एक प्रदेश में आधुनिक काल में ही नहीं, प्राचीन काल में और मध्यकालीन युगों में भी समानता का प्रयास होता रहा है। हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में। एक प्रदेश में जो हुआ है वो दूसरे प्रदेश को मालूम नहीं है। एक दो उदाहरण मैं बताऊं। केरल के अलावा 12वीं 13वीं सदी में कर्नाटका में एक बसवेश्वरा बोल के एक सोशल रिफॉर्मर रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने जो किया और कहा वो वर्तमान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका नाम शायद कर्नाटक के बाहर बहुत कम लोग सुना है। वैसे ही आसाम में 16-17 सेंचुरी में एक शंकर देवा बोल के होते थे। ऐसे हर एक राज्य में। और महाराष्ट्र में महात्मा फुले, उनके साथ सावित्रीबाई फुले, इन दोनों को एक साथ याद करना चाहिए। दोनों मिलकर काम किए। सावित्रीबाई फुले पहली टीचर थी, महिला टीचर थी इंडिया में आधुनिक काल में। महात्मा फुले का स्टैच्यू पार्लियामेंट के पर्यावरण में है, लेकिन उसके साथ सावित्रीबाई का भी बनना चाहिए। अब केरला में जो हुआ है, मैं जैसे पहले कह रहा था, एक तरफ जातिवादी धारा, दूसरी तरफ जाति विरोधी समानता की, दोनों साथ साथ चले हैं। हम पहले को जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते। केरला में आधुनिक काल में अवर्णों के लिए, जिसमें वर्तमान शेड्यूल कास्ट भी हैं, वर्तमान कुछ बैकवर्ड क्लास भी हैं, उनके लिए मौलिक कुछ अधिकार उनको निषेध थे, उन पर निषेध था। उदाहरण के तौर पर उनके महिलाओं को चोली पहनने का अधिकार नहीं था, पाबंदी थी। वो ब्लाउज नहीं पहन सकती थी, नहीं पहनती थी, नहीं पहन सकती थी। फिर उन्होंने अपने जंग के रूप में, एक कम्युनिटी है जो मलयालम में ईड़वा जाना जाता है, वर्तमान चीफ मिनिस्टर केरला के उसी कम्युनिटी से हैं। उनसे पहले जो थे वो भी उसी कम्युनिटी से हैं। ये कम्युनिटी तमिलनाडु में नाडार कहा जाता है। उनका पुराना नाम था चान्नार। तो ट्रावंकोर रियासत में, जो केरला का दक्षिण भाग है, तब एक रियासत था। वहाँ इस कम्युनिटी की महिलाओं ने चोली पहनना शुरू कर दिया। उनका पहला जंग वो था। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन पर मुहिम चला, उसके खिलाफ अटैक्स हुए, उसी तरह का वहाँ भी इनके चोली पहनने के बारे में
यानी एक ऐसी स्थिति थी कि वो अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। हाँ। वो लोग पर्दे की इतनी बात करते हैं, हाँ, स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं, हाँ। और वो दलित महिलाओं को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं देते थे। नहीं ऐसी था, हालत थी। नहीं था। फिर 1857 में सिपाही म्यूटेशन जो कहते हैं, हमारा पहला स्वतंत्रता का जंग, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर इंडिया का। उसके बाद जब विक्टोरिया महारानी चक्रवर्तिनी बनी, उसके ज़माने में इशारा चला स्त्रियों की नज़र से इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तब एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है सार्टोरियल रिफॉर्म्स एक्ट 1859। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? वेशभूषा का रिफॉर्म। रिफॉर्म को क्या कहते हैं? सुधार। सुधार। वेशभूषा सुधार कानून, जिसके तहत अवर्ण महिलाओं को, दलित महिलाएं, दलित भी हैं और पिछड़ों के भी कुछ कम्युनिटीज हैं, जिसमें ये इड़वा भी है। इड़वा दलित नहीं है, पिछड़ी भी आते हैं। माने शूद्र वर्ण के जो भी है। शूद्र भी, सभी शूद्र नहीं। शूद्र में ऊंचा है, निचला है। सो सवर्ण अवर्ण। तो ये अवर्णों में अवर्ण महिलाओं के लिए अधिकार दिया गया कानून से कि वे ऊपरी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन उनको उस ज़माने के दीवान मीन्स चीफ, महाराजा का चीफ मिनिस्टर, दीवान ने ये सलाह भी दिया, आप पहनो, आपको ये अधिकार दिया गया है, लेकिन ऊंची जाति वाले जो पहनते वैसे मत पहनो, ईसाई मुसलमान जैसे पहनते हैं महिलाएं उसी तरह पहनो, उस तरह का कंचुक पहनो। तो ये एक कदम था। ये नहीं, एक तरह से जो मनु का आदेश था कि फलाने वर्ण के लोग ऐसा कपड़ा पहने, दूसरे वर्ण के लोग ऐसा कपड़ा पहने, कुछ उसी तरह की बात हुई ना। ये मनु से भी ज़्यादा विकृत था। मनु ने ये नहीं सोचा था। हाँ। मनु ने जो नहीं सोचा उससे भी ये कदम आगे जाके ये परिस्थिति थी। उसके बाद एक रिफॉर्मर आए जिनका नाम है नारायण गुरु। अब थोड़ा उनका नाम लोग सुनना शुरू किया है। नारायण गुरु ने वो भी इसी कम्युनिटी से पैदा हुए थे। किस काल के हैं नारायण गुरु? 19th सेंचुरी के दूसरा हिस्सा, और उनका मौत हुआ 1925 में। तो उन्होंने, हाँ, 1925 में उनका मौत हुआ। तो उन्होंने 1924 में, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास लिखित है, 24 में उन्होंने ऐसा एक मंदिर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। ये एक सामाजिक विप्लव था, क्योंकि प्रतिष्ठा, देव की प्रतिष्ठा सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे। पहले दफ़ा एक अवर्ण ने किया, तो उस पर विमर्शन उठा। तो उन्होंने कहा, आप क्यों नाराज़ होते हैं? मैं आपके शिव की प्रतिष्ठा नहीं की, मेरे अच्युत शिव की प्रतिष्ठा की है, तो आप इससे आपको चंचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बोल के आयरॉनिकली उनको हास्य में उसका जवाब दिया। तो उन्होंने कई मंदिर ऐसे बनाए जिसमें सब लोग आ सकते थे। एक चुनौती थी, जो पुराने मंदिर थे अवर्ण लोग नहीं जा सकते थे। अब ऐसे मंदिर बनने लगे उनके ज़रिए कि सब लोग आ सकते थे। तो उन्होंने शिक्षा को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया। एक ज़माने उन्होंने कहा 1917 में, अब मंदिर बनाने का पर्व ख़त्म हो गया, अब पर्व है स्कूल बनाने का, ग्रंथालय बनाने का। यानी मंदिर बनाने का अधिकार तो हमने पा लिया, वो हो गया है। हाँ। वो पर्व ख़त्म हो गया। अब नया पर्व है विद्यालय
और ग्रंथालय ये बनाने का। तो इनके ज़रिए उस कम्युनिटी में एक बड़ा चेंज हुआ, उनका लोक संग्रह हुआ और उनके मांग। 1933 में उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने उसका सब्जेक्ट था ये समाज हमारे लिए अपमानजनक है, हम किस मज़हब को अपनावें, किस मज़हब को धर्मांतर करें। इस कॉन्फ्रेंस का असर था कि मंदिरों में, सरकारी मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में सभी हिंदुओं को, यानी सभी अवर्णों को भी, सवर्णों को तो अधिकार था ही प्रवेश करने का, मंदिर प्रवेश का अधिकार की घोषणा हुई। आप एक बात कर रहे थे 1913 वाली, 1913 सम्मेलन, उसको भी आ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं आ रहा हूँ। जैसे नारायण गुरु का ये चल रहा था, उनके 10 साल बाद तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव में अय्यंगाड़ी बोल के एक सामाजिक विप्लवकारी का जन्म हुआ। वो वर्तमान दलित कम्युनिटी के थे। अय्यंगाड़ी माने वो एक तरह से कहा जाता है कि केरला के सबसे पहले दलित विद्रोही थे आधुनिक भारत में। हाँ, अय्यंगाड़ी ट्रावंकोर में और वल्लोन जैसे लोग कोच्चि में, और बैकवर्ड क्लास में मैंने जो नाम कहा उसके अलावा करपन मास्टर बोल के बैकवर्ड क्लास के फिशरमैन कम्युनिटी के एक थे, उनकी भी बात मैं कहूँगा क्योंकि वो 1930 की बात थी। उससे पहले अय्यंगाड़ी ने एक विद्रोह शुरू किया, स्ट्राइक, एग्रीकल्चर लेबर का स्ट्राइक। सभी एग्रीकल्चर लेबर शेड्यूल कास्ट के थे, अब भी ज़्यादा वही है। उन्होंने एक एग्रीकल्चरल स्ट्राइक शुरू किया, 1 साल चलता रहा 1905 से। उसका उद्देश्य था 1905 उसी साल में रूस में पहला रेवोल्यूशन जो विफल हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जो बोल्शेविक से पहले, उससे पहले असफल हो गया, 1905 में असफल हुआ। उसी साल में उन्होंने एक मुहिम शुरू किया, स्ट्राइक, पहला इंडिया में पहला एग्रीकल्चर लेबर स्ट्राइक। वो वेतन के लिए नहीं, मजदूरी के लिए नहीं, दलित बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया था उनको स्कूल में शरीक करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर का स्ट्राइक शुरू किया। जो नियम है उसको लागू कराया, उस नियम को लागू कराने के लिए शिक्षा का नियम, शेड्यूल कास्ट लड़कियों को सरकारी स्कूल में भर्ती होने के लिए जो नियम पास हो चुका था लेकिन जिसको अमल नहीं किया जा रहा था, उसके अमल के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर स्ट्राइक शुरू किया। इसका कितना इसका एक्सटेंशन है देख लीजिए, शिक्षा, लेबर, एग्रीकल्चर, लड़कियां, सब मिलके। फिर बाद में उन्होंने त्रिवेंद्रम के मेन रोड से, जिसमें जाने पर उन पर पाबंदी थी, अपने लोगों को लेके उन पर प्रताड़न ना होने के लिए सर पे महाराजा का एक तस्वीर सर पे रखते हुए, जब महाराजा का तस्वीर सर पे है कोई उनको मार नहीं सकता, राजद्रोह हो जाएगा। तो उस तरह एक प्रोसेशन लेके गया महाराजा के पास। उसी ज़माने में फिर इसके कई पर्व हैं, वो बाद कई मैं लिखा हूँ और भी लिखूँगा। उसके थोड़ा समय बाद कोच्चिन स्टेट में, जो केरला के बीच में है, दक्षिण में पुराना ट्रावंकोर रियासत, नॉर्थ में ब्रिटिश मलबार, पुराना ब्रिटिश मलबार, बीच में कोच्चिन रियासत जो ट्रावंकोर से छोटा था, वहाँ के दलितों का एक सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ।
इसके मुख्य सूत्रधारों में थे एक करुपन मास्टर, पंडित करुपन भी कहते हैं, विद्वान थे वो, मछुआरे कम्युनिटी के थे, दलित नहीं थे, लेकिन दलितों के लिए वो लड़ते थे। और दलित कम्युनिटी से एक कम आयु का वल्लोन बोल के एक पुरुष थे, और भी कुछ लोग थे। ये सब मिलके उस ज़माने में दलितों को एर्नाकुलम, जो कैपिटल सिटी है, राजधानी था कोचीन स्टेट का, उसके ज़मीन पर पैर रखने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने उसके बगल का जो बैकवाटर है उसमें अपने छोटे छोटे नावों को लाके, बड़े कुछ नावों को मिला के उसके लिए प्लेटफॉर्म बना के वहाँ से सम्मेलन किया दलितों के बारे में, पानी के रास्ते आकर के। पानी की, तभी तो महाराजा को मालूम हुआ कि इनको ज़मीन पर पैर रखने का अधिकार नहीं है, उन्होंने वो अधिकार उसके बाद दिया। तो ये भी एक ऐतिहासिक सोशल मूवमेंट है, एंटी अनटचेबिलिटी, दलितों का, पीड़ितों का। अय्यंगाड़ी के त्रावणकोर में वल्लोन और पंडित करुपन, यहाँ नारायण गुरु का इंस्पिरेशन। फिर जैसे अब दलित लिटरेचर चल रहा है वैसे तब भी लिटरेचर शुरू हुआ। कुमारन आशान नाम का एक पोएट थे, वो मलयालम में, आधुनिक मलयालम में 3 त्रिमूर्ति हैं जो जिनको बहुत ऊंचे माने जाते हैं। उन 3 में 2 सवर्ण हैं, एक ब्राह्मण, एक नॉन ब्राह्मण प्रकाश, एक ये इड़वा कम्युनिटी का जो उस ज़माने में अनटचेबल था, उसके प्रतिनिधि कुमारन आशान। फिर एक डॉक्टर पलपू थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वे और उनके भाई जब मैट्रिकुलेशन, वही पहले विद्यार्थी थे उस कम्युनिटी से, अवर्ण कम्युनिटी से मैट्रिकुलेशन पास करने वाले, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अप्लाई किया। महाराजा ने कहा प्रथा है, मेरी हमदर्दी है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, ईसाई बनो ना तब मैं दे सकूँगा। तो इड़वा ने कहा ईसाई बनने से हमें जो मिल सकता है वो हिंदू रहते हुए हमें दे दीजिए। फिर पलपू मैसूर में जाके वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ के फिर डॉक्टर बना। जब स्टूडेंट था विवेकानंद वहाँ गए थे और विवेकानंद को रिक्शा पुलर के रूप में उनके लिए रिक्शा लेके चले गए। उनके पास जाने के लिए, नहीं तो उनके पास नहीं जा सकते थे, तो रिक्शा वाला बन के उनको रिक्शा में बिठा के घुमा के उस वक्त बताया केरला में किस तरह, ट्रावणकोर में किस तरह का अनीति हो रही है जाति के नाम पर। इसीलिए विवेकानंद ने इसको मन में रखे, बाद में कहा मद्रास में 1897 में 1897 में 97 में मद्रास में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन जो हुआ था, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, वहाँ से लौटते हुए कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक हर जगह जाते उनके लेक्चर्स हैं। तो उसमें मद्रास में 1897 उन्होंने कहा, उन्होंने एक ताकीद दिया, पूरा ताकीद मैं नहीं बताऊंगा, केरला संबंधित सिर्फ उतना बताऊंगा, अगर तुम लोग अपनी विकृतियां ना छोड़ो, गलतियां और चालू रखो तो आपके कई लोग, आधे लोग ईसाई बन जाएंगे। ये ताकीद उन्होंने दिया और उन्होंने बताया, मैंने देखा केरला में कि जो दलित है, दलित नाम तब नहीं था, अनटचेबल लोग हैं, वो रास्ते से, गांव के रास्ते से नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो कोई जॉन बने, मोहम्मद बने तब आ सकता है। तो इस तरह के जो विकृति आपका है, ऐसा हो तो आपके आधे लोग ईसाई बन जाएंगे। तो ये हालत थी केरला में। लेकिन जो सामाजिक रेवोल्यूशन हुआ इड़वा लोगों से,
और पुलिया कम्युनिटी के लोगों से, जो दलित हैं, दलित का सबसे ज़्यादा आबादी पुलिया का है, इस तरह के कम्युनिटी सब मिलके और भी कम्युनिटीज इनसे जोड़े। उस तरह का जो एक बड़ा आंदोलन होने से क्रमशः केरला में शायद इंडिया की तुलना में, सारी इंडिया की तुलना में अब भी अनटचेबिलिटी है, लेकिन बहुत कम हो गया है। तो एक दो बात बहुत मन में उठती है, हिंदी पट्टी को पता भी नहीं है कि एक तो जो कहा जाता है कि पेशवाई जो शासन था महाराष्ट्र में, वही दलितों के लिए, अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए इतना क्रूर था। लेकिन जो आप केरला के बारे में बता रहे हैं वो तो लग रहा है कि उससे कम क्रूरता तो त्रावणकोर में नहीं थी। ये क्रूरता का तुलना मैं नहीं करना चाहता। कम क्रूर, ज़्यादा क्रूर, क्रूरता है। हर एक प्रदेश में क्रूरता थी। जाति व्यवस्था एक क्रूर व्यवस्था है। क्रूर व्यवस्था नहीं, एक बेवकूफ़ी व्यवस्था भी है, क्योंकि हमारे बड़े आबादी के बड़े हिस्से को अपने अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर आके समाज के लिए प्रदान करने से उनको रोका जाता है, जिससे समाज की प्रगति, देश की प्रगति, अर्थव्यवस्था की प्रगति इसमें वो रुकावट हो जाती है। और आधुनिक भारत का प्रगति, इसमें भी बाधा डाली है जाति व्यवस्था ने। जहाँ रिजर्वेशन पहले आया वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा। लोग कहते हैं रिजर्वेशन से एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अब देखें तो जहाँ रिजर्वेशन शुरू हुआ तालीम में और नौकरी में, जिससे पिछड़े और दलित लोग का थोड़ा हिस्सेदारी बनना शुरू हो गया। जहाँ पहले शुरू हुआ ये था भारत का उपद्वीप, पेनिनसुला, उत्तर भारत में नहीं, केरला में, मद्रास में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बम्बई में, शाहूजी महाराज से शुरू हुआ। उसके बाद मैसूर में 1920 में शुरू हुआ, मई में। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसमें आंध्रा भी था, केरला का मालाबार भी था और कर्नाटका का भी हिस्सा भी था, वो 1928 में सितंबर से शुरू हुआ। उसके बाद 1928 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उसके बाद 1935 में ट्रावणकोर में, 1936 में कोचीन में। इस तरह सारे पेनिनसुलर इंडिया में, उपद्वीपीय भारत में जहाँ पहले शुरू हुआ वहाँ ज़्यादा एफिशिएंसी है, लिटरेसी ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, इस तुलना में कि जहाँ रिजर्वेशन देर से शुरू हुआ। तो इसलिए ये कहना रिजर्वेशन से मेरिट को खतरा है, ये गलत है। रिजर्वेशन जो मेरिट वंचितों के अंदर है, उस काबिलियत को बाहर आने का मौका देने की प्रक्रिया है, जिससे सभी लोगों की काबिलियत पूर्ण रूप प्राप्त करके देश की प्रगति के लिए प्रदान किया जा सके और देश प्रगति कर सके। तो ये हमारे इतिहास के एक हिस्से का एक छोटा रूप है, और भी बहुत है इस बारे में। किशन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात किशन साहब ने अभी बताई कि हमारे देश का एक जो हिस्सा है, जिसे दक्षिण भारत, केरल और जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, जहाँ पर दलितों को सबसे पहले, वंचित तबकों को सबसे पहले हिस्सेदारी मिली थी, आज वही देश का वही हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया औद्योगिक प्रगति हुई है, शिक्षा में प्रगति हुई है, संस्कृति में प्रगति हुई है, जीवन में प्रगति हुई है। और कृष्णन साहब का ये कहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो दुष्प्रचार किया जाता है कि आरक्षण से क्या होगा, विकास रुकेगा, बल्कि कृष्णन साहब सारे ऐतिहासिक तथ्य दे करके हमारे सामने रखते हैं कि जहां सबसे पहले भागीदारी मिली है दलितों को, पिछड़ों को, वहां सबसे ज़्यादा उस समाज ने उन्नत किया है और हमारे देश का ही एक हिस्सा साक्षी है। एक बात मैं और बस अंतिम बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि त्रावणकोर राज्य को इतना प्रगतिशील राज्य इतिहासकार लोग कहते रहे हैं, और उस राज्य में ऐसी चीज़ें होती रहीं और उत्तर भारत का और देश का बड़ा हिस्सा इससे अपरिचित था, इसके क्या कारण है? मैं और एक कॉशन देना चाहता हूँ
मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में सभी समस्याएं खत्म हो गई, वहाँ भी अब भी सापेक्षिक बात है, तुलनात्मक। हाँ, सिर्फ अपेक्षित बात है, तुलनात्मक है। हाँ। और अब भी जाति व्यवस्था पर आधारित तरह तरह की विवेचनाएं हो रही हैं जो बंद होना चाहिए। लेकिन एक हद तक दलितों को और पिछड़ों को भागीदारी पहले से मिला, जिससे एक हद तक उत्तर भारत की तुलना में और पूर्व भारत की तुलना में आगे बढ़ सके कंपैरेटिवली। लेकिन समस्या अब भी है, वहाँ भी हैं, उसका भी सुधार होना चाहिए। फिर आप क्या पूछ रहे थे? ये त्रावणकोर प्रगतिशील राज्य के तौर पर इतिहास में बराबर पढ़ाया जाता रहा है। नहीं, त्रावणकोर प्रगतिशील इसलिए है कि वहाँ के महाराजे और महारानियाँ थी, जनता के आंदोलन पर उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्स दिया। खुद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक जन आंदोलन नहीं बनता, जो लोग तैयार नहीं होते, तब तक रूलर्स को करना भी उतना आसान नहीं होगा। तो जब पॉपुलर मूवमेंट्स आए तब फ़ौरन रिस्पॉन्स आया। तो ये मैं वहाँ के राजा महाराजों के लिए और महारानियों के लिए भी, वो भी थी वहाँ, तो उनको ये क्रेडिट भी देना मुनासिब रहेगा। ये मैं किसी प्रदेश को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये जाति व्यवस्था की ये विकृति है कि अच्छे लोगों से बुरा काम कराता है। जो क्रूरता, जिनसे क्रूरता आती है दलितों पर, पिछड़ों पर, वो सब लोग बुरे लोग नहीं हैं। वो सब जैसे अच्छे लोग हैं, उनमें भी सब लोग एक जैसे ही हैं। लेकिन जाति व्यवस्था उनसे क्रूर कृत्य करवाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि जो बाबा साहब ने कहा, जाति व्यवस्था का विध्वंस होना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा भी हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न होना चाहिए अनटचेबिलिटी को, जैसे हमने 16 में अनुच्छेद 16। हाँ, अनुच्छेद 16 है शायद ना, अस्पृश्यता को, जिसमें नहीं, वो पार्ट 3 में ही है, फंडामेंटल राइट्स में ही है। अनटचेबिलिटी इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट्स प्रैक्टिस एनी फॉर्म विल बी पनिशेबल बाय लॉ बोल के हमने उसका वैसे ही जाति का बहिष्कार करना चाहिए। और उसका उपयोग सिर्फ पुरानी जाति व्यवस्था से जो गैर बराबर, उसको हटाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बराबरी में लाने तक, और सिर्फ उस वास्ते इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी विषय पर जाति का प्रसंग ही नहीं आना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए, एक बात है। और जब समानता हो जाएगी, जातियों के बीच जो दीवार है वो गिर जाएगा और एक जाति हो जाएगा भारत। धन्यवाद किशन साहब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केरल के आंदोलन के माध्यम से, तो पूरे देश के दलित आंदोलन के माध्यम से और बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से किशन साहब ने कही, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बुनियादी संदेश था कि जब तक इस देश से जाति व्यवस्था का पूर्णतः खात्मा नहीं होगा, यहाँ का आदमी, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाएगा और न तो एक समृद्ध भारत बन पाएगा। धन्यवाद कृष्ण साहब, आपको बहुत सारा धन्यवाद।